हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज लाई हूँ मैं आपके लिए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, जो कि क्लास 11 का एनसीईआरटी है और इसका चैप्टर 1 है समाजशास्त्र एवं समाज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासकर ये जो आपका जीएस 1 होता है सोसाइटी का, उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इससे इसको पढ़ के आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, जैसे ऐसे का, एथिक्स का, और बहुत सारी चीज़ें इसको समझ सकते हो। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं जिनका ऑप्शन नहीं होता होगा, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि सोसाइटी और बहुत कुछ नॉलेज यहाँ से गेन होता है। तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें, इसको पढ़ें। ये सोशियोलॉजी है और सोसाइटी का बहुत सारा चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे। समाज के बारे में जीएस 1 में बहुत यूज़फुल होगा। और खासकर अगर आप समाज में जी रहे हैं तो ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। तो इसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जिसका ऑप्शनल है उसको तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है चीज़ पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए बने हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम प्रिया है और मैं करवा रही हूँ आपको एनसीईआरटी, और पूरा डिटेल एनालिसिस है यूपीएससी एंड अदर आरपीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप नए हो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र और समाज, बहुत ही अ, अच्छी नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, फाउंडेशन फॉर समाजशास्त्र एवं समाज। तो परिचय में हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से, जो प्राय आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव प्राय आपको दिया ही जाता होगा ना, जैसे मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे, है ना, ये सब बोलते हैं। उसके बाद दूसरा सुझाव ये होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों को समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना होगी। दो तरह की बातें की जाती हैं। तीसरा सुझाव इस प्रकार का हो सकता है कि किसी लड़के के लिए विषय ज्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। तो चौथा सुझाव ये होगा कि आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है, तो ऐसा व्यवसाय ना चुने जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक के व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आइए हम इन सुझावों पर गौर करें। क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी तीन सुझाव का खंडन करता है? पहला सुझाव क्या था? पहला सुझाव ये था ना कि यदि आप इस विषय अथवा विषय समूह की पढ़ाई करें तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी ना। और नहीं, पहला सुझाव तो ये था, जैसे मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। तो ठीक है, क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि कठिन परिश्रम करेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे। इसका दारोमदार स्वयं पर है। दूसरा सुझाव ये दर्शाता है कि आपके व्यक्तित्व प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है और बाजार यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज्यादा हैं या कम। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है कि यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी के बाजार ही नहीं बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं। यदि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसा कि हम देखते हैं कुछ सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया। क्या आप इन कारकों के बारे में सोच सकते हैं? जरा सोचिए आप, क्या ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए करनी चाहिए? या फिर दूसरी बात ये होती है कि इस विषय को केवल लड़कियां पढ़ें, इस विषय को लड़के पढ़ें, इस तरह का हम पूछ सकते हैं ना कि यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है ना? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या सबका पैमाना एक जैसा है? क्या सबका पैमाना पैसा है? मतलब एक अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या पढ़ाई करनी चाहिए? ये कौन हमको बताता है? अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं, क्या सांस्कृतिक और सामाजिक मानक भी इसमें कोई भूमिका निभाते हैं? ठीक है, देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों से परिभाषित होता है ना। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से परिभाषित होता है। अर्थव्यवस्था की जरूरतें भी पुनः सरकार की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करता है।
किसी विद्यार्थी को नौकरी के अवसर इस विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होती है। यहाँ से हमें इस बात का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतःसंबंधी समग्र के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है ना? विषयों के चुनाव का चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है। इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है। समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। क्या है? व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। यह अध्याय की पहली विषय वस्तु है। तो अभी तक आपको समझ में आया समाजशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम बहुत सारे मुद्दे को स्पष्ट तरीके से समझ सकें। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न भिन्न समाजों के लिए भिन्न भिन्न है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक समाज का अर्थ क्या है ये जान ले। तो क्या इसका अर्थ है वह समाज है जिससे हम संबंधित हैं। व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है? क्या यह पास पड़ोस है? क्या यह समुदाय है? क्या यह जाति या जनजाति है? क्या उसके माता पिता का व्यवसाय दायरा मतलब व्यापारिक दायरा है? क्या यह एक राष्ट्र है? इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान है। तीसरा यह अध्याय इसका परिचय देता है कि समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन दार्शनिकों और धार्मिक अनुचिंतक एवं समाज के रोजमर्रा के सामान्य प्रेक्षण से एकदम अलग है। चौथी बात, समाज के अध्ययन का यह अलग तरीका ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर बौद्धिक विचारों एवं भौतिक स्थितियों एवं ऐतिहासिक दृष्टि पर दृष्टि डालें, तो जिसमें समाजशास्त्र का जन्म एवं विकास हुआ। ये विचार एवं भौतिक विकास मुख्यतः पाश्चात्य थे, परंतु उनके परिणाम विश्वव्यापी थे। पांचवें, हम इस भविष्यवाणी पक्ष का एक तरीके को देखते हैं इस जिसमें भारत में समाजशास्त्र का आगमन हुआ। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक की अपनी अलग एक जीवनी है, उसी तरह से एक विषय की भी जीवनी होती है। विषय के इतिहास को समझने के विषय को समझने में सहायता मिलती है। अतः अंत में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों से इसके संबंधों की चर्चा की गई है। जैसे समाजशास्त्र से अलग जो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमी पॉलिटी जो भी है, उससे कंपैरिजन भी किया गया। समाजशास्त्र शास्त्रीय कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं और जनहित के मुद्दे क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से सुनिएगा। हमने अपनी शुरुआत कुछ सुझावों एवं समुच्चय के साथ की थी ना, जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए थे नौकरी के लिए करनी एक वो वगैरह, जिसमें हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि व्यक्ति और समाजशास्त्री कल्पना से हमें इतिहास और जीवन गाथा को समझने और समाज में इन दोनों के संबंध को समझाने में सहायता करती है। यही यही इसका मुख्य कार्य है, इसका वायदा भी है। शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्री कल्पना कार्य करती है, वह व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचनाओं के जनहित के मुद्दे के बीच है। जब किसी व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयां हो जाती हैं, तब उसे स्वयं प्रत्यक्ष या निजी रूप से ज्ञात समिति सामाजिक दायरे में सुलझाया जाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन तथा स्थानीय वातावरण पर से परे होता है। समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं। जब एक समाज औद्योगिकरण होता है, एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है या व्यवसायी बन जाता है, तब कोई वर्ग उठता है या गिरता है। एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है। जब विनियोग की दर ऊपर नीचे जाती है, आदमी का मन उछलता या टूट जाता है। जब युद्ध होता है, एक बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, एक स्टोर का क्लर्क रडार मैन बन जाता है, एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा होता है। एक व्यक्ति की जिंदगी हो या समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। ये मिल्स ने कहा था 1959 में।
वर्ष 2016 के आरंभ हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक विशाल योजना है जो आवासहीन परिवारों और जीर्ण शीर्ण कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय और श्रमिक सहायता प्रदान कराएगी। क्या आप ऐसे अन्य मुद्दे बता सकते हैं जो व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित के मुद्दों में संबंध दर्शाते हैं? तो एक गृह विहीन दंपति है, देख सकते हैं। दूसरे से परस्पर किस प्रकार संबंधित है? यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री पीढ़ियों से विचार विमर्श कर आ रहे हैं। शी राइट मिल्स समाजशास्त्री कल्पनाओं पर अपनी दृष्टि मुख्यतः इस बात को सुझाने पर टिकाते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित परस्पर संबंधित है। मिल्स का क्या था कि व्यक्तिगत और जनहित किस तरह संबंधित है। समाजों की बहुलताएं एवं असमानताएं समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो अ, हम एक से ज्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बातें करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज से हो सकता है, लेकिन भारतीयों के बीच हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। तो यह विविधता इस बात पर निर्णय करती है कि कठिनाइयां पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद लगता है कि समाज का खाका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की ही नहीं है। जैसा कि नीचे दिए गए टिप्पणी से प्रकट होता है। अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए, इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं, क्या कहते हैं, आप अपनी फिल्मों में क्या करेंगे? आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव में जाएंगे या विशाल चारागाहों में चरती और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं? आप यहाँ एक साफ सुथरी एवं ताजा तरीन फिल्म बना सकते हैं जिसमें एक नाविक के गीतों की सी मोहक लय होगी, अथवा आप इतिहास में पीछे महाकाव्यों में जाएंगे जहाँ दैत्यों और देवों में अ, महान संग्राम में हिस्सा लिया था जिसमें भाइयों ने भाइयों का संहार किया था। ये देख सकते हैं आप चित्र, थोड़ा देखते चलिए। हंगर तो द वर्ड, ये देख सकते हैं इल्स द वर्ड, ये न्यूज है। और ये देखेंगे बस्ट द फैट, और ये किस तरह से फॉर्मर का है, सब कुछ ये औद्योगिकरण का दृश्य पर चर्चा की किस प्रकार बहुलताएं समानताएं देखने को मिलती हैं, आप बताएंगे इसको। तो आप वहीं ठहरेंगे जहां आप वर्तमान में यही इसी विकट भीड़ भाड़ चौकाचौंध भरे शहर के बीचों बीच और इसके कोलाहल दृश्यों और परिवेश की विरोधाभासों में स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। वह समाजशास्त्र के प्रमुख मुख्य प्रश्न है कि समाज में किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हम सत्यजीत राय की टिप्पणी पर पुनः जाते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं कि क्या उनके द्वारा किया गया गांव का चित्र रोमांटिक है। एक समाजशास्त्री के नजरिए से गांव के एक दलित के नीचे दिए गए चित्रण की इससे तुलना करना उल्लेखनीय है। जब मैंने उसे पहली बार देखा, वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, जानबूझकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए था, जो दुकानदार के लिए मूक संदेश था कि अछूत को चाय खरीदनी है। मूली एक 40 वर्षीय, पान से मैले हुए दांतों वाला मरियल सा व्यक्ति था जिसके लंबे बाल पीछे की तरफ लटके हुए थे। ये फ्रीमैन 1978 में लिखते हैं। तो क्रियाकलाप ये आप कर सकते हैं। फिर अमर्त्य सेन का उदाहरण शायद इसका सबसे अच्छी तरह से वर्णन करेगा। किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। कुछ भारतीय अमीर हैं, अधिकांश नहीं हैं। कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षर हैं। कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं और कुछ थोड़े पारिश्रमिक के बदले कठोर परिश्रम करते हैं। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं लेकिन दूसरे किसी चीज को प्रभावहीन नहीं कर सकते हैं। और कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है तो जबकि अन्य कुछ के लिए अत्यधिक असम्मानजनक रहता है। ये असमानता के कुछ विभिन्न प्रकार हैं और इनमें प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। ये अमर्त्य सेन ने 2005 10-11 में लिखा। तो समाजशास्त्र का परिचय क्या है? समाज का एक अंतर संबंधी समग्र के रूप में अध्ययन करने के समाजशास्त्र के मुख्य सरोकार एवं समाजशास्त्री परिकल्पनाओं के बारे में आपको पहले ही परिचय दिया जा चुका है। व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार। हम हमारी परिचर्चा से पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतर संबंधित हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बंधा हुआ भी है, तथापि कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है। अगले कुछ अध्याय विभिन्न संस्थाओं और साथ ही साथ संस्कृति पर भी आधारित होंगे। ये समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख शब्दावली एवं परिकल्पनाओं पर भी केंद्रित हो गए।
जिससे समाज को समझने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाज का अध्ययन है। एक सामाजिक प्राणी की तरह स्वयं हमारा व्यवहार इसकी विषय वस्तु है। समाजशास्त्र ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। लोगों ने हमेशा से उस समाज और समूह को देखा और समझा है जिसमें वे रहते हैं। ये सभी सभ्यताओं और युगों के दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं और विधिवेत्ताओं की पुस्तक से स्पष्ट होता है। अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दार्शनिक एवं सामाजिक विचारकों तक सीमित नहीं है। हम सभी के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, दूसरों की जिंदगी के बारे में अपने अपने विचार रहते हैं, और इसी तरह अपने समाज और दूसरे समाजों के बारे में भी। ये रोजाना की हमारी धारणाएं और हमारी बौद्धिक समझ ही है जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। तो भी एक विषय के रूप में हम समाजशास्त्र के एक समाज के बारे में प्रेक्षण एवं विचार दार्शनिक अनुचिंतन को एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है। मानव व्यवहार में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, रहन सहन के वांछित तरीकों एवं एक अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक तथा धार्मिक विचारक अक्सर निरीक्षण करते रहते हैं। समाजशास्त्र का सरोकार भी मानकों एवं मूल्यों के प्रति है, लेकिन उसकी मुख्य दृष्टि इन मानकों एवं मूल्यों से परे उन उद्देश्यों पर है जिनको लोगों को अनुसरण करना चाहिए। इसका सरोकार उस तरीके से जिसके तहत वे वास्तविक समाजों में कार्य करते हैं। अपने अध्याय में देखेंगे कि किस तरह धर्म का समाजशास्त्र ईश्वर मीमांसी अध्ययन से अलग है। समाजों का अनुभविक अध्ययन समाजशास्त्रियों के कार्य के अहम हिस्सा है, लेकिन इस बात का यह अर्थ कदापि नहीं है कि समाजशास्त्र का मूल्यों के प्रति कोई सरोकार नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है, तब वो जानकारी इकट्ठा करने और प्रेक्षण करने को उत्सुक होता है, चाहे वो उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल क्यों ना हो। तो इसको स्पष्ट करने के लिए पीटर बर्जर एक असामान्य लेकिन प्रभावशाली तुलना पेश करते हैं। तो पीटर बर्जर ने क्या कहा, किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका कारण यही है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रहों से मुक्त होती हैं। यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधारा अथवा महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है, तो उसकी रिपोर्टिंग न सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपयोगी होगी, बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी, यदि वह उसे हथियाना चाहे। एक समाजशास्त्री भी काफी मायने में ऐसा ही एक जासूस है। उसका काम है किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना, जितना कि वह कर सकता है, बर्जर ने 1963 से 63 में कहा था। तो क्या इसका यह अर्थ निकलता है कि समाजशास्त्री की अपने अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में जानने अथवा उस काम के प्रति जिसके लिए समाजशास्त्री जानकारी जुटाई जा रही है, कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? उसकी जिम्मेदारी भी उतनी है जितना समाज के एक नागरिक की होती है, लेकिन यह पूछताछ समाजशास्त्री पूछताछ नहीं है। यह तो एक जीवन विज्ञानी के जैविकी ज्ञान की तरह है, जिसका उपयोग या तो करने के लिए या खत्म करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जीव विज्ञानी उस जिम्मेदारी से मुक्त है जिसके लिए वह कार्य कर रहा है। परंतु यह एक जैविकीय प्रश्न नहीं है। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों या दार्शनिक अनुचिंतकों या ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बंधा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जिन कथनों या समाजशास्त्री पहुंचता है, वह कथन साक्ष्य के निश्चित नियमों के प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किए हुए होने चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति उसकी जांच कर सकें या उसकी जानकारियों के विकास हेतु उन्हें दोहरा सकें। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान के अंतर पर, परिणात्मक तथा गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। हमें यहाँ ये विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन यहाँ जो बात प्रासंगिक है वह यह है कि समाजशास्त्र को अपने प्रेक्षणों, विश्लेषणों और कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है, ताकि दूसरों के द्वारा उनकी जांच की जा सके। अगले खंड में हम समाजशास्त्री ज्ञान और बौद्धिक के ज्ञान की तुलना करने जा रहे हैं, जो एक बार फिर इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र जिस तरह से समाज का प्रेक्षण करता है, उससे पद्धतियों की भूमिका, प्रक्रियाएं, नियमों का कितना महत्व है, इस पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय आपको बताएगा। तो आगे इसे पढ़ेंगे हम।
तो समाजशास्त्र और समान बौद्धिक ज्ञान क्या है? हम देख चुके हैं कि किस तरह समाजशास्त्री द्वारा ईश्वर मीमांसी और दार्शनिक प्रेक्षणों से अलग है। इसी तरह समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों से अलग है। सामान्य बौद्धिक वर्णन समानता उन पर आधारित होता है जिन्हें हम प्राकृतिकवादी या व्यक्तिगतवादी या वर्णन कहते हैं कह सकते हैं। व्यवहार का एक प्राकृतिकवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। अतः समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों एवं विचारों तथा साथ ही साथ दार्शनिक विचारों दोनों से ही अलग है। यह हमेशा यह सामान्यता चमत्कारी परिणाम नहीं देता है, लेकिन अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। समाजशास्त्री ज्ञान में बहुत अधिक प्रगति हुई है। ज्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भवों से भी प्रगति हुई है। समाजशास्त्र की संकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक पूरा तंत्र है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह संयोजित है। यह सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरिवर्तनीय है। तो यह व्याख्या देखेंगे प्राकृतिकवादी और समाजवादी समाजशास्त्री का क्या डिफिनीशन है। तो जैसे गरीब का डिफिनेशन प्राकृतिकवादी क्या कहते हैं? लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं और परिवार का उचित बजट बनाने में अयोग्य हैं, बुद्धिमत्ता की कमी है एवं कार्य के लिए स्थानांतरण से डरते हैं। और समाजशास्त्री क्या कहते हैं? समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता का संरचना है और वे लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार्य की अनियमितताओं, दीर्घकालिक एवं मजदूरी कम है। ये जयराम जी ने लिखा था, 1987 में कहा था। असंदिग्ध संपर्क क्या है? बहुत से समाजों में, जिसमें भारत के बहुत सारे भाग भी शामिल हैं, उत्तराधिकार वंशानुक्रम की रेखा पिता की पुत्र से की जाती है। इसे पितवंशी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसे ध्यान रखते हुए औरतों को संपत्ति में अधिकार मिलने की प्रवृत्ति अत्यधिक क्षीण है। भारत सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद यह निर्णय लिया कि भारतीय सैनिकों की मृत्यु मिलने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि उनकी विधवाओं की मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार ने इस फैसले के अवांछित परिणामों का पूर्वानुमान नहीं लगाया। इस कारण बहुत सी विधवाओं को अपने देवरों के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ मामलों में वह देवर के अल्पवयस्क तथा था, जबकि भाभी जो है बाद में पत्नी युवती थी। वह इस बात को निश्चित करने के लिए होता था कि क्षतिपूर्ति की धनराशि मृतक के परिवारों में ही रहे। क्या आप इस तरह के अवांछित परिणामों वाले किसी अन्य सामाजिक कार्य अथवा ऐसे ही किसी शासकीय फैसले के बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि यह अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता, या दूसरे शब्दों में यह अपने आप में यह नहीं पूछता कि मैं यह विचार क्यों रखता हूँ। एक समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, चाहे यह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों ना हो। क्या वास्तव में ऐसा है? समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं। वैज्ञानिक कार्यविधियों की इस महत्व को तभी समझा जा सकता है जब वह अतीत की तरफ लौटे और उस समय की सामाजिक परिस्थिति को समझे जिसमें समाजशास्त्री दृष्टिकोण का उद्भव हुआ था। क्योंकि आधुनिक विज्ञान में कुछ विकासों का समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा था। चलिए हम संक्षिप्त रूप में देखें कि समाजशास्त्र की रचना में बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक है। बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। प्रकृति के विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्री और सामाजिक मानव विज्ञानियों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। ये लक्षण 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्री जैसे अगस्त कॉन्ट और कार्ल मार्क्स एवं हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात के प्रयास किए गए कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। जैसे आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार, जैसे शिकारी टोलियां, संग्रहकर्ता, चारवाहे, कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं। आधुनिक समाजों के इस प्रकार, जैसे औद्योगिकृत समाज। इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता है कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था। गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट, कम विकसित समझा जाता था। भारतीय औपनिवेशिक अनुभव को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्र में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है। बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में जाइए और इसकी बुद्धिजीवी और सिद्धांतवादी जवाब है।
सिंह ने कहा है 2004। तो शायद इसी पृष्ठभूमि के कारण ही भारतीय समाजशास्त्र खास तौर पर विचारशील रहा है और यही इसके व्यवहार में भी दिखता है, चौधरी ने कहा। अगली पुस्तक समाज का बोध में आप अब भारतीय समाजशास्त्रियों के विचार, उनके सरोकार और उनके वास्तविक व्यवहार के बारे में जानेंगे। डार्विन के जीव विज्ञान विकास के विचारों पर आरंभिक समाजशास्त्री विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। भारत की समाज की प्राय जीवित जैववाद में से तुलना की जाती है। क्रमबद्ध विकास को चरणों में तलाशने के प्रयास किए जाते थे, जिनकी जैविक जीवन से तुलना की जा सके। समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने, जिसमें प्रत्येक भाग एक खास कार्य निष्पादन में रत हो, सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्तरीकरण के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। इसकी चर्चा हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बौद्धिक विचारों का, जिसमें समाजशास्त्र की रचना महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें गहरा संबंध है। किसी प्रकार समाजशास्त्री अनुभविक वास्तविक का अध्ययन करता है। तो ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी और साथ ही एक बढ़ता दृढ़ विश्वास यह भी था कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है और करना भी चाहिए। उदाहरणार्थ गरीबी, जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी, उसे सामाजिक समस्याओं के रूप में देखना आरंभ हुआ, जो कि मानवीय उपेक्षा अथवा शोषण का परिणाम है। इसलिए गरीबी को समझा जा सकता है और इसका निराकरण हो सकता है। इसके अध्ययन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए और यह विश्वास पर आधारित हो कि मानवीय प्रक्रियाओं को मापा जा सकता है और इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा 5वें अध्याय में की जाएगी। प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में वृद्धि से सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉन्त, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता था, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। पूंजीवाद में नई अभिवृत्ति एवं संस्थाएं सम्मिलित थे। उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा में प्रेरित थे। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गई, जिनका निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। नई अर्थव्यवस्था पहले वाली अर्थव्यवस्था से एकदम अलग थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकीकरण द्वारा आया परिवर्तन कितना असरकारी था, इसे समझने के लिए हम औद्योगिकीकरण से पूर्व के इंग्लैंड की जिंदगी पर सरसरी नजर डालते हैं। औद्योगिकीकरण के पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा अ, कपड़ा बुनना था। ये चित्र आप देखते चलिए, ठीक है। ये आस पड़ोस पास पड़ोस के कामकाजी वर्ग में गंदी बस्तियां तक था। तो ठीक है, अधिकांश लोग गांव में रहते थे। कहाँ? अमेरिका की बात हो रही है। अपने भारतीय गांव की तरह ही वहां भी कृषि भूमि, भूस्वामी, लोहार, चमड़ा श्रमिक और जुलाहे एवं कुम्हार, चरवाहे और मध्य निर्माता थे। समाज छोटा था, यह स्तरीकृत था, अर्थात विभिन्न लोगों की परिस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट परिभाषित थी। सभी परंपरागत समाजों की तरह वहां भी नजदीकी आपसी व्यवहार की विशेषता रखता था। औद्योगिकीकरण के साथ ही सभी विशेषताएं बदल गईं। नई व्यवस्था का एक प्रमुख मूल पक्ष था कि श्रम की प्रतिष्ठा कम होना। शिल्प संघ, गांव एवं परिवार के सुरक्षित स्थानों से कार्य का अलग होना। रूढ़िवादी एवं परिवर्तनवादी दोनों की तरह चिंतन सामान्य श्रमिकों की परिस्थिति की गिरावट को देखकर भयभीत थे, परंतु कुशल कारीगरों की स्थिति अलग थी। नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले उनका स्वरूप अलग था। औद्योगिकी शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। इसकी निशानी भी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख, नई प्रौद्योगिकी, श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव। इनकी अन्य निशानियों में से था कि नए प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया। एक हिंदी फिल्म का गीत आगे दिया गया है। फिल्म CID 1956 का यह गीत शहरी जिंदगी के भौतिक एवं अनुभवात्मक पक्षों का चित्रण इस प्रकार करता है, जैसे गीत था।
ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के। ये है बॉम्बे मेरी जान, कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे, कहीं मोटर कहीं मील। मिलता यहाँ सब कुछ है, एक मिलता नहीं दिल। इंसान नहीं कहीं आमो निशा, कहीं सत्ता कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के हैं कई काम यहाँ, बेघर को आवारा यहाँ कहते हैं हंस हंस के। खुद काटे गले सबके, इस किसे कहते हैं इसको बिजनेस। इस चीज के हैं कई नाम यहाँ, गीता बुरा दुनिया को। भावानुवाद इसका क्या है? प्यारे दिल, यहाँ जिंदगी मुश्किल है। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। मेरे प्यारे, ये मुंबई है, तुम्हें यहाँ बहुमंजिली इमारतें मिलेंगी, ट्रामे मिलेंगे, लेकिन ये दिल उल नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ है, इसमें लिखा गया है, पढ़ सकते हो। तो नए समाज तो ठीक है, यहाँ चलता है, ठीक है। अंग्रेजी कारखानों की मशीनों द्वारा तैयार माल आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए, क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इस बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। ये आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है। अक्सर कारखानों और उनके यांत्रिकी श्रम विभाजन को किसानों, दस्तकारों और साथ ही साथ परिवार और स्थानीय समुदायों को इस तरह समाप्त कर दिया कि लगता था कि जैसे यह जानबूझकर किया गया था। कारखानों को एक आर्थिक कठोर नियंत्रण के रूप में देखा गया जो अभी तक बैरकों और जेलों तक था। कार्ल मार्क्स के अनुसार कारखाने दमनकारी थे, फिर भी काफी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। यहाँ श्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतु सामूहिक कार्य प्रणाली एवं संगठित प्रयास दोनों चीजें सीखी। तो नए समाजों के उभरने का एक और संकेतक था घड़ी के अनुसार समय का महत्व, जो सामाजिक संगठन का आधार भी था। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष वह तरीका था जिसके अनुसार 18वीं और 19वीं शताब्दी में खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार अपने को ढालना शुरू किया, जो आधुनिक समय से पूर्व के काम के तरीके से एकदम भिन्न था। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास से पहले काम की लय दिन के उजाले और जी तोड़ परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर तय होती थी। कारखानों के उत्पादन ने श्रम को समकालीन बना दिया, इससे समय की पाबंदी, एक तरह की स्थिर रफ्तार, कार्य करने के निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। इसके अलावा घड़ी ने कार्य करने की अनिवार्यता पैदा कर दी। नियोक्ता और कर्मचारी तो दोनों के लिए यह समय अब धन है, यह बिकता नहीं बल्कि खर्च हो जाता है। हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए? तो क्यों पढ़ना चाहिए? तो समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समय 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था। बहुत से मुद्दे जो उस समय प्राय उठते हैं, और उदाहरण के लिए नगरीकरण एवं कारखानों के उत्पादन, सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे, यदि उनकी कुछ विशेषताएं थोड़ी अलग हो सकती थी। वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भिन्न है। भारत का समाजशास्त्र इसको दर्शाता है। यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए? यहाँ से शुरुआत करना क्यों प्रासंगिक है? जवाब अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है। पश्चिम में पूंजीवाद विश्वव्यापी विस्तार पा गया था। नीचे बॉक्स में दिया गया उदाहरण ये दर्शाता है, तो देख सकते हैं। पूंजीवाद और इसके द्वारा वैश्विक तौर पर समाजों का असमान रूपांतरण। 17वीं और 19वीं शताब्दी में लगभग 24 मिलियन अफ्रीकियों को दास बनाया गया। कितने? 24 मिलियन दास बनाया गया, जिनमें से 11 मिलियन अमेरिकी तक की यात्रा में जीवित रहे। यह आधुनिक इतिहास में दिखने वाले जनसंख्या के बहुत बड़े आंदोलन में से एक था, जिसको अपनी जमीन और संस्कृति से उखाड़ा गया। दुनिया भर में अलग-अलग हिस्सों में भयावह परिस्थितियों में भेजा गया, पूंजीवाद की सेवा के कार्य में लगा दिया गया। दास प्रथा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार लोगों को आधुनिकता के विकास के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ फंसाया गया। दासता की संस्था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने लगी, लेकिन हमारे लिए भारत में 1800 के बाद का काल था, जब बंधुआ मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा जहाजों में भरकर दूरस्थ देशों जैसे दक्षिण अमेरिका, सूरीनाम अथवा वेस्ट इंडीज अथवा फिजी द्वीपों में उनकी सूती कपड़ों की मिलों और चीनी कारखानों को चलाने के लिए ले जाया गया। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक वी एस नायपॉल
जिसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, उन हजारों लोगों में से एक के वंशज हैं जिन्हें जबरदस्ती उन अनजान जगहों पर ले जाया गया जो उन्होंने कभी नहीं देखा और जहां वो लौटने में असमर्थ थे और वहीं मर गए। तो ठीक है, ये उदाहरण आपने देखा कि किस प्रकार पश्चिमी पूंजीवाद ने दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया था। आर के लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत मॉरीशस का यात्रा विवरण हमें बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की याद दिलाता है। यहाँ अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डच, पारसी और तमिल, अफ्रीकी, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था, वह एक लुभावना सा नाम था, रामकृष्णा गोविंदन, सचमुच मद्रास से था। मैंने उससे तमिल में बात की। उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित टूटी-फूटी इंग्लिश में कठिनाइयों से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया। श्रीमान गोविंदन को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उनकी जिह्वा में तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया। ये लक्ष्मण 2003 में कहा। समाज में समाजशास्त्र का विकास, उपनिवेशवाद और आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकीकरण का आवश्यक हिस्सा था। इसलिए पश्चिमी समाजशास्त्रियों को पूंजीवाद का एक आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं तो उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही हुआ था जितना पश्चिम में। कार्ल मार्क्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणियों में असमानता उजागर होती है। भारत जो पिछले काफी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादक कार्यशील थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान में भरा पड़ा था। इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़ा और नाममात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ से लेकर विदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, मतलब स्वदेशी उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था, जो कभी यहाँ की शान हुआ करते थे। कार्ल मार्क्स 1853 में और देसाई ने 1975 में उद्धृत किया। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेजों और विचारों से भी जूझना पड़ता था, जो हमेशा सही नहीं होते थे। ये विचार अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे। इनमें बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गांव को किस तरह से समझा गया और अपरिवर्तनीय रूप से चित्रित किया गया। समकालीन और विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों में सहमति रखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांव को अवशेष के रूप में देखा, जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया। उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपीय समाजों का अतीत देखा। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे समाज में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में प्राय अंतर किया गया था। एक स्तरीय पश्चात पाठ्यपुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है मानव समूहों और समाजों का अध्ययन। इसमें औद्योगिकी विकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया। गिडिंस 2001। तो सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पश्चात परिभाषा इस प्रकार होगी कि गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृति का अध्ययन। भारत में किस्सा सर्वथा अलग। एम एन श्रीनिवास इसका खाका इस प्रकार खींचते हैं। भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय भाषाई, धार्मिक, पंथ संबंधी, सजाती तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच असंख्य दूसरे हैं। ऐसी संस्कृति और समाज जैसे कि भारत है, दूसरे में से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोस में ही हो जाता है। श्रीनिवास ने 1966 में कहा। भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान, जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्ययन में स्थान ले रखा था, धीरे धीरे बदलकर किसानों, सजातीय समूहों, सामाजिक वर्गों, प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है। शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरीय और परंपरागत अति विभिन्नता ही इसकी वजह है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध है। तो ये तो आपके सोशियोलॉजी में यूनिट भी दिया गया है।
तो थोड़ा देख लीजिए। समाजशास्त्री अध्ययन का विषय के क्षेत्र काफी व्यापक है। ये एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, मित्रों के बीच तथा परिवार के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार यह राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, जाति संघर्ष एवं राज्य की नीतियों, जनजातियों के वानिकी और संसाधनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे लचीलेपन, श्रम कानूनों को श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता है कि वह क्या अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इसे परिभाषित नहीं होता है कि वह क्या अध्ययन अर्थात परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। तो ये रहा चित्र। चर्चा कीजिए कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र फैशन, कपड़ों, बाजारों और शहर की गलियों का अध्ययन कैसे करेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान, इतिहास शामिल हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं एवं पद्धतियां हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग-अलग करना, अंतरों को अतिरंजित करना और असमानता पर आवरणों चढ़ाने जैसा होगा। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतर विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है। उदाहरण के लिए एक राजनीति विज्ञानी या अशास्त्रीय लिंगों की भूमिका और उनकी राजनीति पर प्रभाव अथवा सरकार परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। समाजशास्त्र का एवं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतर संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य। परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलापों के संकुचित दायरे तक रहा है, मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों की विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति को उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार के सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना था। समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों, हितों और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। निगमित क्षेत्र के प्रबंधन इस बात को जानते हैं कि विज्ञापन उद्योगों में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है। अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां जैसे नारीवादी अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे यह देखेंगे कि इस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। और शास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्र ने इसको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारणीय विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की है। समाजशास्त्री प्रायः अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होगी और उनकी माप एकदम सही होती है और उनके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यवहारिक स्वरूपों में परिणत करने की क्षमता से भी जिनका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। फिर भी अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्रायः व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थागत प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। पियरे बोर्दियू ने 1998 में लिखा है, वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थशास्त्रियों की प्रत्येक लागत पर ध्यान देगा, केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर ही नहीं बल्कि अपराध, आत्महत्याओं और ऐसी ही अन्य लागतों पर भी। हमें खुशियों भरा ऐसा अर्थशास्त्र आगे लाना होगा जो सभी प्रकार के हितों का ध्यान रखेगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित जैसे सुरक्षा और साथ ही निष्क्रियता एवं
अनिश्चित रोजगार से संबंधित भौतिक और प्रतीकात्मक लागत का भी। तो उदाहरण के लिए दवाओं का उपभोग, सेवनकारी दवाओं के इस्तेमाल का विश्व रिकॉर्ड फ्रांस के नाम है। स्वेडबर्ग 2003 से उद्धृत है ये। तो समांतर समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह प्रश्नकारी आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति प्रति भी प्रति बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज़ के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक समझ के द्वारा समाजशास्त्र एक राजनीतिक विज्ञान कैसे है, तो ये देखेंगे। जैसे कि अर्थशास्त्र में है, वैसे समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपागमनों की परस्पर अंतःक्रिया की बहुलता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित है, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन पर। दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक व्यवहार गहन रूप से शामिल नहीं है और सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्रबिंदु सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा रहा है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखता है। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतर्संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। हालांकि समाजशास्त्र की अनुशंसा में समान रूप से रुचि लेकर राजनीति विज्ञान से लंबी साझेदारी है। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जा सकता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ भारतीय चुनावों में भी मतदान के राजनीतिक प्रतिमानों का काफी विशिष्ट अध्ययन देखने को आया है। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन के समाजशास्त्री कारण और राजनीति में जाति एवं जेंडर की भूमिका आदि की भी अध्ययन किया जा रहा है। समाजशास्त्र का इतिहास इतिहास का एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत से ज्यादा रुचि रखते हैं। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एक चीजें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे, जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्री पद्धतियों एवं धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में जानकारी देता रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चौकाचौंध और कम रोमांचित घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में जेंडर संबंधों के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप से कम ही हुआ है, लेकिन यही यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बने। हालांकि आजकल इतिहास काफी हद तक समाजशास्त्री हो गया है और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु है। यह शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यह उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं एवं याददाश्त या तंत्रिकाओं, प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय और तांत्रिक प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। सामाजिक मनोविज्ञान को समाजशास्त्र मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है। अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन इसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता रहता है। यही वह तरीका जिसमें समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तियों को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार, नातेदारी संरचना और उनकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य। यह याद करना रुचिकर होगा कि दुर्खाइम, जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति
और विषय के क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की। इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्ति उत्कंठाओं को बाहर ही रखा जिसमें आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। यह उस सांख्यिकी आंकड़ों के लिए किया गया जो उन व्यक्तियों में सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। तो समाजशास्त्र एवं सामाजिक मतलब मानव विज्ञान। तो अधिकांश देशों के मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं हैं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि उस समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास, अपनी जीवनी होती है। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिम शिक्षित समाजवादी सामाजिक मानव विज्ञानियों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्राय विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था, उनके बीच के असमान संबंध पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं। असम में चाय पत्ती तोड़ने वाले श्रमिक महिलाएं, ये देख सकते हैं आप। तो अब वे मूल निवासी विद्यमान है, चाहे वो भारतीय है, सूडानी, नागा या संथाल, जो अपने समाज के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। अतीत के मानव विज्ञानी ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते रहे हैं, जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते थे। उन परिवर्तनियों ने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञानियों की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया। जैसा कि हमने देखा कि आधुनिकता ने एक ऐसा प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटा गांव भी भूमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उपनिवेशवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ और गांवों में अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन और अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उत्पादक उद्योगों को समाप्त करते हुए देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रियाओं ने दुनिया को इस तरह सिकुड़ने को और ज्यादा बल प्रदान किया। एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज था। हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है। तो सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल और निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति समाज की सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने ही की होती थी। अभी तक वह विशेषज्ञता प्राप्त हुई, वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नूअर अथवा मेलेनेशिया और समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं। अतः समाज के भागों में जैसे नौकरशाही या धर्म या आजादी अथवा एक प्रक्रिया जैसी सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थी लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया उसमें रहना और अनुसंधान की निर्जाति पद्धतियों का उपयोग। समाजशास्त्री प्रायः सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। 5वें अध्याय में आप इन परंपराओं के बारे में और ज्यादा विस्तार से जान पाएंगे। आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए कॉल सेंटर सेल के देश के विभिन्न कस्बों में यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र उन परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफी उदार रहा। भारतीय समाजशास्त्र अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बल्कि उनका भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात का डर बना रहता है कि सरल समाजों के खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा और समाजशास्त्र में मिल जाएगा। हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंतर परिवर्तन हुए हैं और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकों को दोनों विषयों से लिया जाता है। राज्य और वैश्वीकरण और मानव विज्ञानी अध्ययन किए गए जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरा विषय वस्तु से एकदम अलग है। दूसरा और समाज शास्त्र भी
भी आधुनिक समाजों की जटिलताओं के तकनीकी, समष्टि और व्यष्टि उपागमों का उपयोग करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हम इस पर चर्चा 5वें अध्याय में भी जारी रखेंगे क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में अति निकट का संबंध रहा है। तो अब शब्दावली ही कुछ इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजीवाद किसे कहते हैं? आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनिमय पर आधारित होती है। पूंजी आशय है कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन, मशीनें आदि शामिल हैं, जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती हैं अथवा भारत में लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोग की जा सकती है। यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। द्वंद्वात्मक सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमानता से सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा है। अनुभविक अन्वेषण क्या है? समाजशास्त्री अध्ययन में हुए किसी भी क्षेत्र में किए जाने वाली तत्परक जांच। और नारीवादी क्या होते हैं? एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखकर बल देते हैं। यद्यपि सिद्धांत के कई तत्व हैं, लेकिन इनका सबका सारोकार भारत में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उनसे दूर करने के कार्य करना है। सामाजिक बाध्यता क्या है? एक शब्द जो इस तथ्य को दर्शाता है, वह जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं, वे हमारे व्यवहार की अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित हो रहते हैं। मूल्य क्या है? व्यक्ति या समूह द्वारा माना जाने वाला विचार कि क्या जरूरी है, सही है, अच्छा है या बुरा है। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति की विभिन्नता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा और इसको करने की ट्राई जरूर करिएगा। कैसा लगा आपको ये बताइएगा जरूर। अगर आप स्पेशली सोसाइटी और इसे और अपने सोशियोलॉजी को मजबूत करना चाहते हैं तो इसको जरूर देखिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।